हत्या की कोशिश करना भी जुर्म है और ऐसा करने वाले को कानून सख्त सजा देता है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद जानते हो तुम्हारी लाश की क्या हालत होती? तुम्हारे हाथ पांव के टुकड़े टुकड़े हो जाते, तुम्हारी अंतड़ियां बाहर निकल आती, तुम्हारे भेजे का कचूमर बन जाता। बुरा न मानना, ऐसी हालत में तुम खुद भी अपनी लाश को देखना पसंद ना करते।
अगर तुम अपनी मौत को थोड़ी देर टाल सकते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ये लो। जी नहीं। बुरा ना मानना, तुम आत्महत्या करना क्यों चाहते हो? मैं ये सवाल इसलिए नहीं कर रहा कि तुम अपने फैसले से डगमगा जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम्हें मरने का बेहतरीन ढंग सुझा सकूं। मैं दुख की एक ऐसी दलदल में फंस गया हूं जिसमें से अब निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। क्या मैं जान सकता हूं कि वो दुख है क्या? धर्मदास जी, पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद मां ने लोगों के कपड़े सीकर, बर्तन मांजकर मुझे और मेरी छोटी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया। मां ने खुद एक वक्त की रोटी खाकर मुझे पढ़ाया लिखाया ताकि एक दिन घर की गरीबी दूर हो सके। लेकिन आज बीए पास कर लेने के साल भर बाद भी मैं बेकार हूं, बेरोजगार हूं। बड़ा भयानक होता है बेटा, तू जी को छोटा मत कर। कल मैं कोई ना कोई नौकरी ढूंढ के ही रहूंगा और फिर जल्दी से तुम्हें किसी सैनिटोरियम में भेज दूंगा। तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी माँ। तो ठहर कुटी, मैं जाता हूँ। आप लेट जाइए। कैसी तबीयत है आपकी? अब तो ठीक हूँ, आप सुनाइए। हम अपने बेटे की मंगनी आपकी बेटी के साथ करके अजीब उलझन में फंस गए हैं। कितना अच्छा होता अगर हमने आपके स्वर्गवासी पति को वचन न दिया होता। वैसे आपकी हालत भी तो कुछ ऐसी है कि आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। आप कैसी बातें करते हैं? अगर हमने शादी नहीं करनी होती तो सगाई करते ही क्यों? मैं बेवक्त इसलिए आया हूं कि आप दोनों का फैसला जान सकूं, क्योंकि आधी रात से पहले सुनील बाबू के दर्शन भी तो नहीं हो सकते हैं। मदद जी। जी। कौन माँ अपनी बेटी को बिंदाए रखना चाहती है, लेकिन हमारी भी कोई मजबूरी है। मेरी बीमारी और सुनील की बेकारी की वजह से हम ये काम अभी तक नहीं कर पाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये सब ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन मेरी समस्या भी तो आप क्यों नहीं समझती? मैं कब तक इंतजार करूं?
आ जाओ सुनील बाबू, आज बाहर निकल आने में ही तुम्हारी खैर है। सेठ जी, आज वापस अंदर जाके तो देखे, दरवाजा तोड़ के बाहर घसीट लेंगे। आज तो हम धरना जमाने की सोच कर आए हैं, समझे? इतना ऊंचा मत बोलिए, अंदर मेहमान बैठे हैं। तो हम क्या करें? हम खैरात नहीं, अपना पैसा मांगते हैं। हमने पैसा उधार दिया है, तुम्हारे घर में राशन डाला, महीना दूध खिलाया। आज हम यहाँ पैसा लिए बिना नहीं चलेंगे। देखिए, मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? कहीं से लाओ, अपने आप को बेच के लाओ। हमें तो अपने पैसों से मतलब है। रोज बाजार में निकलता हूँ अपने आप को बेचने के लिए, लेकिन कोई मोल नहीं लगाता। आप में से है कोई खरीदार? देखो सुनील, हमें जज्बाती बातें सुनने की फुर्सत नहीं है। देखो भाई, हम तुम्हें ज्यादा से ज्यादा परसों तक खबर दे सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। जी, किसी चीज की हद होती है। अरे मैं कहता हूँ पुलिस को बुलाएंगे। सुनील बाबू, अगर आप लोगों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी की तारीख पक्की नहीं की तो मैं ये सगाई तोड़ दूंगा। नमस्ते। बिना इलाज के मेरी मां मर जाएगी। रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ तो मेरी बहन की सगाई टूट जाएगी। मैं ये बर्बादी नहीं देख सकूंगा, नहीं सह सकूंगा। मैं हार गया हूं धर्मदास जी, मैं हार गया हूं। अब मेरी समस्याओं का एक ही हल है, आत्महत्या। वाह वाह वाह, तुम्हारी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मां बहन का तुम्हें इतना ख्याल है। आत्महत्या करने से तुम्हारे घर की समस्याएं तो ज्यों की त्यों रहेंगी। बुरा ना मानना, परलोक में भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। होना तो कुछ इस तरह चाहिए कि आत्महत्या के साथ साथ तुम्हारे घर की समस्याओं का भी हल हो जाए। मेरी समस्याओं का कोई हल नहीं है। मेरे पास एक हल है। मैं तुम्हारा 2 लाख का बीमा कराऊंगा, लेकिन पॉलिसी अपने नाम की कराऊंगा। इसके बदले में तुम्हें 1 लाख रुपया और 1 साल की जिंदगी दूंगा। उस 1 लाख रुपए में से तुम अपने कर्जे चुका लेना, बहन की शादी करवा लेना और मां का इलाज करवा लेना, और बाकी जो बचे उसमें जिंदगी के भरपूर मजे लूट लेना। 1 साल खत्म होने के बाद, बुरा ना मानना, हम आपस में तय कर लेंगे कि तुम्हारी मौत किसी ऐसे ढंग से होनी चाहिए जो बीमा कंपनी को एक्सीडेंट लगे। इस तरह मुझे कोई 1 लाख का फायदा हो जाएगा। बुरा ना मानना, यही मेरा धंधा है। अगर आप मजाक नहीं कर रहे तो मैं सौदे के लिए तैयार हूं। कम से कम मैं इस तरह चैन से तो मर सकूंगा। सोच समझकर हाँ करो। वैसे सोच समझकर हाँ करो। वैसे मुझे कोई जल्दी नहीं। लेकिन मुझे बहुत जल्दी है धर्मदास जी। ये लड़का मुझे बनारस में मिला था। गंगा में कूदकर जान देना चाहता था। मैंने इसके साथ सौदा किया। शरीफ आदमी था। शर्त के मुताबिक इसने मरने की तरकीब चुनी और मर गया। इसके साथ भी मेरा सौदा हुआ था। काम बन जाने के बाद मरने से आनाकानी करने लगा, लेकिन मेरे सामने इसकी एक न चली। यह आदमी बहुत शातिर था। जैसे ही मौत का दिन करीब आया, मरने से इंकार करने लगा और मौका देकर घर से भाग निकला। थोड़ी तकलीफ जरूर हुई, लेकिन मैंने इसे ढूंढ निकाला और मार दिया। जो जो मौत का दिन नजदीक आता है, मरने वाले को जिंदगी से प्यार होने लगता है और वो मरना नहीं चाहता। लेकिन मेरे हाथ बहुत लंबे हैं, इनसे कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं होगी।
आप जो एहसान कर रहे हैं मुझ पे, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। बहन की शादी और मां को सैनिटोरियम भेजने के बाद तुमको इसी घर में रहना होगा, मेरी देखरेख। मुझे मंजूर है। शाम को आइएगा, अभी भैया घर में नहीं है। देख गुड्डो, मैं तेरे लिए क्या लाया। ये सब क्या है भैया? खोल के तो देख, फिर पता चलेगा। माँ, अब तू किसी बात की चिंता मत कर, मैं सारे उधार चुका दूंगा, गुड्डो का ब्याह कर दूंगा और तुझे भी किसी अच्छे से सैनिटोरियम में भेज दूंगा। अरे खोल के तो देख क्या है। इतनी सारी चीजें, इनके लिए पैसे कहाँ से आए? नहीं बेटा, कहीं तूने? अरे नहीं माँ, काम मिला है, एक तरह का ठेका है। मेरा जो सेठ है ना, वो ठेके पे काम करवाता है, इसलिए आधा पैसा पेशगी में दिया है। ये देख। अजी अंदर आइए, नहीं तो हाथ मलते रह जाएंगे। आइए, नहीं तो घसीट के अंदर लेके आऊंगा। देखा जाएगा। आज मैं तुम सबके मुंह रुपयों से भर दूंगा। लाइन में खड़े हो जाइए। अरे सीधी लाइन बनाओ। अटेंशन। सबसे पहले सबसे कम रकम का भुगतान करना मेरी आदत है, इसलिए पहले दूध वाले का हिसाब चुकाऊंगा। लाला, हाथ फैलाओ। सुनील बाबू, मेरे तो 600 रुपए निकलते थे, आपने तो 100 रुपया ज्यादा दे दिए। 100 रुपया पानी का है, वो पानी जो तुमने दूध में मिलाया है। मैंने भी दाल में, आटे में, नमक में, चावल में, मिर्च में, घी में, सब में मिलावट की है। अब इस मिलावट की कीमत जो आप चाहे कर दे। सुन लिया महाजन, ये खुलेआम मिलावट का सौदा करते हैं और फिर शान से उसे कबूल भी करते हैं। आप दोनों गवाह हैं, पकड़ लीजिए। पकड़ो। अरे तू मुझे पकड़ा। पकड़। खामोश, तुम दोनों ने मिलावट की है, मालिक ठीक फरमाते हैं। बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो मजाक कर रहा था। तुमने ऐसा जुर्म किया है जिसका कोई लिहाज नहीं किया जा सकता। इसे मेरे पीछे पीछे थाने लेके आओ। अरे जब भी आप चाहे मेरा रुपया वापस कर सकते हैं, मैं तो आपका सेवक हूँ। आप यही चाहते हैं ना सेठ जी कि आपकी असल रकम मैं चुका ना पाऊं, ताकि मेरे दिए हुए सूद पर आपके बच्चों के बच्चे तक पलते रहे। माफ कीजिए सेठ जी, मैं ऐसा कोई सिलसिला जारी नहीं रखना चाहता। ये लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, ले लीजिए। नहीं आपको। सुनील बाबू, सारा रुपया इन लोगों में मत बांट देना। सेठ जी, ये लीजिए अपना किराया।
भगवान करे आप इस सैनिटोरियम में जल्दी ठीक हो जाएं। बैठो माँ। वैसे तो मैं आती रहूंगी, बीच में अगर जरूरत पड़े तो बटन दबाकर बुला लीजिएगा। अच्छा। बहुत अच्छी जगह है माँ। बेटा, मुझ बुढ़िया के लिए तुझे इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है? मैं तो चंद दिनों की मेहमान हूँ। ऐसा मत कहो माँ, तुम यहाँ बहुत जल्द बिल्कुल अच्छी हो जाओगी और फिर 1000 बरस तक जियोगी। इतना जीकर क्या करूंगी? बुढ़ापे में घिसट घिसट के मरने से हाथ पांव चलते मर जाना ज्यादा अच्छा है बेटा। माँ, अभाव हो तो उम्र का कोई भी हिस्सा अच्छा नहीं कटता, और सुख सुविधा हो तो बुढ़ापा भी भला लगता है। हाँ बेटा, पर सुख सबको तो नहीं मिलता, इसीलिए तो उम्र को कोसा जाता है बेटा। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। बेटा, तेरा घर भी बसा कर आती, तू पीछे की कोई चिंता
भैया नाश्ता कर चुके? वो तो खेल कर ही नहीं लौटे। आखिर ये सब हुआ कैसे? डोर कमजोर पड़ गई होगी। देखना क्यों नहीं? डोर बदली क्यों नहीं गई? आखिर तुम सब लोग इस घर में किस लिए हो? मेरी बहन को कुछ हो जाता तो नालायक नहीं तुम। मुबारक हो रेनू बहन। व्हाट ए नैरो एस्केप। समझ में नहीं आता मेरी मौत से किसी को क्या फायदा होगा। फायदा? मौत? तुम्हें गलत फहमी हो गई है रेनू। ये तो एक एक्सीडेंट था, सिर्फ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट? 2 महीने में तीसरा एक्सीडेंट? तुम अपसेट हो गई हो, और अपसेट होने की बात भी तो है रेनू। ये फजूल का शक मत पालो। जाओ अपने कमरे में आराम करो। आया, रेनू मेम साहब को इनके कमरे में ले जाओ। जाओ। तुम सब लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपना अपना काम करो। और तुम भी। रामखोर, आज फिर चूक गया। जानता नहीं कीमती वक्त निकला जा रहा है। अगर रेनू ने किसी के साथ शादी की तो वसीयत के मुताबिक उसके पिता की सारी जायदाद उसके अधिकार में चली जाएगी, और हम मुंह देख के रह जाएंगे। 30 लाख रुपए, और तू भी निहाल हो जाएगा कमबख्त। मैं शर्मिंदा हूं, इस बार रेनू बच नहीं पाएगी। शाबाश। कड़वा पानी चखाइए सरकार। क्यों, आज कौन सा तीर मार दिया तूने? मुंह अंधेरे रेनू की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए सरकार। और फिर थोड़ी देर पहले वो उस गाड़ी में बैठकर चली भी गई हैं। और कुछ देर बाद किसी गहरे खड्ड में गाड़ी के मलबे के नीचे उसकी कब्र बनी हुई मिलेगी सरकार। बलदेव, ये खबर पक्की होते ही मैं तुम दोनों को सालों कड़वे पानी से नहला दूंगा। सरकार, देसी से या बिलायती से? साले विलायती से। जानता नहीं क्योंकि वक्त निकला जा रहा है। मैं शर्मिंदा हूं, इस बार रेनू बच नहीं पाएगी। 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 साहब, आप इस वक्त यहाँ कैसे? मिस्टर मान,
डॉज यूपीएस 1340 आप ही की कार का नंबर है ना? जी, क्यों? आज वो कार कौन चला रहा था? रेनू, मेरी बहन। इंस्पेक्टर साहब, आज उसकी किसी सहेली की शादी थी। मिस्टर मोहन, मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस है, उस कार का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कब? कहाँ? कैसे? गवाहों के बयान के मुताबिक कार किसी खराबी की वजह से बेकाबू हो गई और सड़क से नीचे उतरते हुए एक गहरे खड्ड में गिरकर चकनाचूर हो गई। और रेनू इंस्पेक्टर? कार के मलबे से अभी तक कोई लाश नहीं मिली। ओह, लेकिन वो गई कहाँ? एक बात समझ में आती है, नीचे गिरते हुए जब पेट्रोल की टंकी में आग लगी तब शायद उसे नहीं इंस्पेक्टर, रेनू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मेरा उसके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं इंस्पेक्टर। मिस्टर मोहन, जिंदगी पर किसी का बस नहीं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन की लाश को ढूंढने की पूरी कोशिश कीजिए प्लीज। लाश मिलते ही हम आपको इत्तला कर देंगे। टेक इट इजी। थैंक यू। थैंक यू इंस्पेक्टर। बलदेव पाल, अब तो कुछ ही दिनों में सारी जायदाद अपनी हो जाएगी। सरकार, कड़वा पानी। Cheers! अपनी भी कोई जिंदगी है, साली कुत्ते की जिंदगी है। जहाँ जाओ वहाँ धुतकारे जाते हैं। अभी तो बहुत भरा है, पता नहीं सेठ धर्मदास के यहाँ अपना काम बनता भी है कि नहीं। बने या न बने, जाना तो पड़ेगा। चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ सुस्ता लेते हैं। सुनिए, माफ कीजिए भाई साहब, आप बहुत फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। और क्यों न हो, आपकी और हमारी जिंदगी में फिक्र के सिवा रखा ही क्या है? अपनी फिक्र, अपने काम धंधे की फिक्र, अगर शादीशुदा हो तो बीवी की फिक्र, और धराधर बच्चे पैदा किए हो तो उनके पालने पोसने की फिक्र। गरज के फिक्र ही फिक्र है। तो क्या इस फिक्र से छुटकारा पाने का कोई रास्ता है या नहीं? है साहब, है। इंश्योरेंस, बीमा कराइए और हर फिक्र से छुटकारा पाइए। ड्रिंग डोंग ड्रिंग। आपने कैसे जाना? आपकी तरह मैं भी इंश्योरेंस एजेंट हूँ। पानी पानी पानी। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। नहीं, पानी लाने की कोई जरूरत नहीं, ये मेरे हैरान परेशान होने का तरीका। नेम सुनील शर्मा, A57 निजामुद्दीन, न्यू दिल्ली। Perfection, I mean profession, business. Son of Shri Anil Sharma. Age 26 years. 24 years. I'm sorry, 24 years. ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपको कुछ हो गया तो इस पॉलिसी का हकदार कौन होगा? I mean नॉमिनी। मेरे चाचा धर्मदास जी। धर्मदास जी। अच्छा, अब बताइए कि ये मैं पॉलिसी कितने की भरूं? कम से कम 15,000 की तो होनी चाहिए, है ना? धर्मदास जी, कम से कम 10,000 की तो कर ही लीजिए। क्योंकि आप इतने बड़े आदमी हैं, पान खाते हैं, फूक देते हैं, सिगरेट पीते हैं, थूक देते हैं, आई मीन सिगरेट पीते हैं, फूक देते हैं, तो 10,000 की कर लेता हूँ। चलिए 7,500 लिख देता हूँ। 7,500। दो लाख। पानी। अरे कोई पानी लेके आओ। पानी की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये मेरा हैरान परेशान होने का तरीका है। मिस्टर सुनील, आई मीन मिस्टर सुनील शर्मा, जल्दी से यहाँ दस्तखत कर लीजिए। Are you sure? यहाँ पे, आई एम श्योर। यहाँ 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 बाकी खराबपुरी मैं कर लूंगा। मुझे डॉक्टर को लेकर आना है आपको चेकअप करने के लिए। शाबाश शाबाश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मिस्टर धनदा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू, शाबाश, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। धर्मदास जी, आज कोई पार्टी है क्या? नहीं तो फिर इतना सारा पकवान किस लिए? तुम्हारे लिए और मेरे लिए। इतना सारा खाना सिर्फ हम दोनों के लिए? हाँ हाँ। क्या हुआ? कुछ रोज पहले तक मैं एक एक रोटी के लिए तरसता था, और आज इतना सारा खाना देखकर धर्मदास जी, पहली बार इतना सारा खाना देखकर मेरी भूख मर गई है। अगर आप इजाजत दें
तो मैं जरा बाहर घुमाऊं, शायद भूख लग जाए। तब तक इस खाने को मेरा इंतजार करने दीजिए। अरे जल्दी करो यार, आपको बहुत भूख लगी है। लगी है, खाना खाओगी? मेरे साथ चलो। डरो मत, मैं तुम्हारी इस हालत का कोई नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। आओ। ये क्या है? सिज़लर। क्या? सिज़लर। इतने अच्छे डिनर के बाद इस घर में डेजर्ट सर्व नहीं होता? जी बाबू, स्वीट डिश ले आओ। सुनिए, क्या कॉफी नहीं होगी? क्यों नहीं, जरूर होगी कॉफी। छुरी कांटे से खाना, रेयर डिशेस को पहचानना, कॉफी और डेजर्ट के तौर तरीके जानना। सच सच बताओ, तुम कौन हो? जब मैं छोटी सी थी, मेरे माँ बाप परलोक से धार गए। चाचा ने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, होम साइंस करवाई। एक दिन उसने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए और मैं घर से भाग खड़ी हुई। आखिर मैं भटकती भटकती दिल्ली आ गई। जब रात को मुझे सुनील बाबू यहां लाए तो मैं 2 दिन से भूखी
और बेहद थकी हुई थी, इसीलिए मुझे खाना खाते ही नींद आ गई। तो अब तुम क्या करना चाहती हो? नौकरी की तलाश करूंगी। हमें भी अच्छी अच्छी और नई नई डिशेस खाने का शौक है, और तुम होम साइंस जानती हो। हम तुम्हें हाउसकीपर की नौकरी देते हैं। हाउसकीपिंग के साथ साथ मुझे और क्या करना होगा? सिर्फ देखभाल। अभी तक सो रहे हो? बुरा ना मानना, तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ, वो रात जरा देरी से आंख लगी थी। ये लो, तुम्हारा आगे का शेड्यूल बनाकर लाया। सबसे पहले तुम ड्राइविंग सीखोगे ताकि गाड़ी लेकर इधर उधर खुद ही जा सको। इस शेड्यूल के मुताबिक कुछ ही दिनों में तुम यहां से लेकर कन्याकुमारी तक सब कुछ देख लो। हिंदुस्तान देख लेने के बाद तुम्हें विलायत भेजने का प्रोग्राम बनाया है। तुम्हारे पासपोर्ट के लिए 2-4 दिन में अप्लाई कर दूंगा, बन जाएगा। देख लो, वायदे के मुताबिक 1 लाख का एक एक पैसा मैं तुम पर खर्च कर देना चाहता हूं, ताकि मरने से पहले तुम्हारी जिंदगी की सब कमियां पूरी हो जाएं। ये लो 5000 रुपए। आज संडे है, जाकर रेस खेलो। रेस? रेस तो जुआ है, और जुए में पैसा बर्बाद करना मैं पैसे का अपमान समझता हूं। जिंदगी में तुम जिस चीज को ठोकर मारोगे वही तुम्हारे कदम चूमेगी, और जिसके तुम पीछे भागोगे उसे कभी हासिल नहीं कर सकोगे। बरखुरदार जिंदगी के इसी उसूल पर चलते हुए मैंने ये दौलत की इमारत खड़ी की है। पैसा सब कुछ सिखा देता है। तुम अभी तक यहाँ हो? आज आप खाने पर किसे ला रहे हैं? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। आज से सारे घर का इंतजाम मेरे हाथ में है। क्या? धर्मदास जी ने इस घर की देखभाल के लिए मुझे रख लिया है। कमाल है। अरे भाई, हम रेस खेलते हैं, कोई तुम्हारी तरह इमली के पत्ते पर डर नहीं पेलते। हम घोड़े को बच्चों की तरह पालते हैं, उनकी खूबी को पहचानते हैं। प्रेम साहब! अरे प्रेम बाबू, देखिए आपको कौन बुला रहा है। अरे सुनील बाबू, आइए आइए। अरे आप भी रेस के शौकीन हैं? शौकीन ही नहीं बल्कि मेंढक मेंढक। अच्छा, तो देखिए, ये 5 नंबर के बारे में आपका क्या विचार है? अरे सुनील बाबू, कोई ढंग का घोड़ा चुने होते। क्यों? ये 3 टन का घोड़ा कहाँ से ले आए? ये टिप आपको किसने दी? जी मैंने खुद ही चुना है। सुनील बाबू, जब इंसान की अपनी अकल काम नहीं करती है ना, तो दूसरों की अकल को इस्तेमाल करना चाहिए। बना फरमाते रहे। जी मुझे क्या मालूम, मैं तो यहाँ पहली बार आया। तो बस ये समझ लो कि तुम आखिरी बार आए हो। लो, ये घंटी बजी। नंबर 5 जीत गया। नंबर 5? किसी दूसरे से पूछ के आए थे? नहीं। कितने पैसे लगाए थे? सिर्फ 500। 500? वो भी 30 के भाव में? पानी पानी। मैं इनके लिए पानी ला। नहीं नहीं, इनके लिए पानी लाने की कोई जरूरत नहीं, ये तो इनके हैरान परेशान होने का तरीका है। टैक्सी। भगवान के नाम पर एक पैसे का सवाल है बाबू। क्या कहा? भगवान के नाम पर एक पैसे का सवाल है बाबू। एक पैसे का सवाल भी कोई सवाल होता है? अरे मांगने में भी एक शान होती। सवाल करना ही है तो एक 100 रुपए का सवाल करो। आजमा कर देखो, 1 रुपया नहीं 100 रुपया मांगो। अरे मांगो, झिझको मत। कहो भगवान के नाम पर बाबू एक 100 रुपए का सवाल। भगवान के नाम पर 100 रुपए का सवाल है बाबू। ये हुई ना बात।
धर्मदास जी, शमशेर, बाबू, कहाँ है सबके सब? जानते हो आज मेरे पास क्या है? आज मेरे पास वो चीज है जिससे जो चाहो मिलता है। भूखे को खाना, बीमार को दवा, बेघर को घर, जिससे सुख मिलता है, खुशी मिलती है, इज्जत बढ़ती है, जिसका हर तरफ बोलबाला है, जो आज हमारा भगवान है। सुनील बाबू, ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग है आपके पास? हाँ है, अलादीन का चिराग, ये देखो। क्या इसे दिखाने के लिए आप इतने बेचैन हो रहे थे? शायद आप जानती नहीं ये कितना रुपया है। 10-20 हजार होगा, ज्यादा भी हो सकता है। मुझे लगता है कि आप पैसे की अहमियत नहीं जानती। मैं पैसे की अहमियत को अच्छी तरह समझती हूँ सुनील बाबू, लेकिन पैसा है क्या? एक ऐसी चीज जो सरकारी खजाने से निकलकर हमारे हाथ में आती है और हमारे हाथों से निकलकर फिर सरकारी खजाने में चली जाती है। पैसे से आदमी खाना खरीद सकता है, भूख नहीं, दवा दारू खरीद सकता है, सेहत नहीं, जान पहचान बना सकता है, दोस्त नहीं। और जब आदमी सिर्फ पैसे के लिए जीने लगता है तो वो राक्षस बन जाता है। आप जिंदगी की सच्चाई को नहीं जानती। बनाओ बनाओ। एक नहीं, 2। शराब अकेले नहीं पी जाती। मैं शराब नहीं पीती। ना सही, लेकिन जाम तो हाथ में ले लो। Cheers. घर की देखभाल में ये सब भी शामिल है क्या? सुनील जी, आज शाम को तुमने अपना कोई प्रोग्राम तो नहीं बना रखा? नहीं तो। देखो, बनाना ही मत। तुम्हें मेरे साथ एक बर्थडे पार्टी पर जाना होगा। वहां सोसाइटी के बहुत बड़े बड़े लोग होंगे। उनके बीच मैं तुम्हें बतौर अपने भतीजे के एस्टेब्लिश करना चाहता हूं। पहली वे, तुम्हारा बर्थडे कब है? जी, मेरा जन्मदिन इसी 20 तारीख को है। सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। बुरा न मानना, तुम्हारा ये जन्मदिन आखिरी जन्मदिन होगा। वैसे मैंने आज तक अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया। मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगा, बुरा न मानना। ऐसी धूमधाम से मनाऊंगा कि अगली पिछली सारी कसर निकल जाए।
दुनिया भूखी पैसे की, प्यार का भूखा कोई कोई। ये कौन है? कैफे आर्टिस्ट, बंबई से आई। डांसर है बंबई से। पैसा हो तो पैसे से खरीदार खरीदा जा सकता, एक हुस्न की बात है क्या बाजार खरीदा जा सकता, एक हुस्न की बात है क्या बाजार खरीदा जा सकता, पैसा हो तो पैसे से खरीदार खरीदा जा सकता। पर जो पैसा नहीं रहे तो नजर मिलाता कोई कोई। दुनिया भूखी पैसे की, प्यार का भूखा कोई कोई। दुनिया भूखी पैसे की, प्यार का भूखा कोई कोई। दुनिया भूखी पैसे की, प्यार का भूखा कोई। इश्क निभाता कोई कोई। दुनिया भूखी पैसे की, प्यार का भूखा कोई कोई। दुनिया भूखी पैसे की, प्यार का भूखा कोई कोई। दुनिया भूखी पैसे की, प्यार का भूखा कोई कोई। दुनिया भूखी पैसे की, प्यार का भूखा कोई कोई। रेनू 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 मेरी बात तो सुनो रेनू, तुम मेरी बात तो सुनो रेनू। ये क्या बदतमीजी है? छोड़ दो इन्हें, ये हमारी मेहमान है। अरे साहब कौन मेहमान, किसकी मेहमान, कमाल करते हैं आप भी। रेनू जब से तुम्हारे भाई ने तुम्हारी गाड़ी एक्सीडेंट में मौत की खबर सुनी है ना, वो बहुत परेशान है। चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो। रेनू रेनू मेरी बात सुनो। अरे साहब ये बीवी नहीं है, रेनू है। की राह देख रही थी। उस दिन भी मैं कोई कहानी बनाकर आपको मैं आप ही की राह देख रही थी। उस दिन भी मैं कोई कहानी बनाकर आपको सुनाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मेरा सच आपको सच नहीं लगता। आज का सच क्या है? सच ये है, मैं देहरादून की रहने वाली हूँ। पहाड़ियों के बीच हमारा एक छोटा सा बंगला है। आसपास बिखरे सौंदर्य में मैं मदहोश रहती थी। धर्मदास जी, मैं गुमनामी और गरीबी की हालत में भटक रही थी कि सुनील बाबू मुझे यहाँ ले आए। मैं तो जीना चाहती हूँ, जीवन का एक एक पल भोगना चाहती हूँ। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? वसीयत के मुताबिक मैं साल भर और शादी नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि शादी होने तक अगर तुम्हारे जीवन की रक्षा की जाए तो तुम 20 लाख की मालकिन बन जाओ। आप ठीक कहते हैं।
लेकिन उसी रुपए के पीछे तुम्हारा कजन भी है। अगर उसे मालूम हो गया कि तुम मेरे साथ हो, मैंने तुम्हें अपने घर में शरण दे रखी है, तो क्या तुम्हारे साथ साथ मेरी जान पर ना बनेगी? जी। ऐसी हालत में क्या ये ठीक ना होगा कि उन्हें तुम्हारा आता पता बता दिया जाए और बदले में अच्छी खासी रकम वसूल कर ली जाए? जी। अगर रकम मिलने की उम्मीद तुम्ही से हो जाए तो क्यों ना तुम्हारी जान बचाने का पुण्य कमा लो। आप सारे का सारा रुपया ले लीजिए। मैं खरा सौदा करता हूँ जिसमें दोनों पार्टियों का बराबर का फायदा। तो फिर आप जो कहेंगे मैं दूंगी। रकम का 50-50 मुझे मंजूर है। तो फिर मिलाओ हाथ। धर्मदास जी, बुरा ना मानना, अगर बाद में मैं मुकर जाऊं तो? मजाक छोड़ो, इस वक्त तुम्हारा जाना आना खतरे से खाली नहीं। सुनील कुछ दिनों के लिए अपनी मां को मिलने सैनिटोरियम जा रहा है, तुम भी उसके साथ चली जाओ। इस बीच तुम्हारे दुश्मनों का शक दूर हो जाएगा और वो तुम्हें एक बार फिर से मरा हुआ समझने लगेंगे। हम भी तुम्हारे बाप हैं, चलो। चाल उलट गई सरकार। अबे क्या बकता है, चाल तो एकदम सीधी है। क्या? रेनू जिंदा है। क्या? हाँ, रेनू जिंदा है। कहाँ है वो? कल रात दिल्ली के सेठ धर्मदास के भतीजे की बर्थडे पार्टी में डांस कर रही थी। मैंने उसे पुकारा भी, लेकिन उसने पहचानने से इनकार कर दिया। ओफो, तुमने उससे क्यों नहीं पूछा? सेठ से पूछा था हुजूर, लेकिन उसने धक्के दिलवाकर बाहर निकलवा दिया, क्योंकि सेठ धर्मदास रेनू को मिस लिली केबरे डांसर के रूप में ही पहचानता है। धर्मदास जी कहीं गए हुए हैं? और मेम साहब? यहाँ कोई मेम साहब नहीं रहती। सुनील साहब तो रहते हैं। वो तो पहाड़ पे गए हैं, मेरा मतलब है कहीं बाहर गए हैं। सुनो, इस वक्त धर्मदास जी कहाँ मिलेंगे? किंग्स बार। किंग्स बार? धर्मदास, अरे भाई आज कहाँ भटक गए? भाई जब घर में रौनक ना हो, खामोशी छाई हो और कला का भी शोर ना हो तो आदमी मैखाने की तरफ भागता है। वन लार्ज प्लीज। भाई ऐसी क्या बात हो गई? अपना भतीजा गर्मियां बिताने पहाड़ पर गया। तो तुम भी उसके साथ चले जाते? शर्मा जी, हाँ। मैं उसका गार्डियन हूँ, दोस्त नहीं। खैर भाई, उसका पहाड़ पे जाना हमारे तो हक में हुआ। न वो वहाँ जाता न तुम यहाँ आते हैं। चीयर्स। चीयर्स। मिस्टर धर्मदास कहाँ है? हुजूर धर्मदास तो यही है, लेकिन धर्म के दास नहीं है। जी मुझे भी इनके नाम से ही वास्ता है, जात से नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनसे कुछ प्राइवेट बात कर सकता हूँ? श्योर, विद प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। आपकी तारीफ? जी मैं तो एक राह चलता इंसान हूँ, अजनबी और अनजान, किसी की तलाश में भटक रहा हूँ। मैं आपसे उसका पता पाना चाहता हूँ। किसका पता पाना चाहते? मिस लिली का। मिस लिली? अगर आपको याद ना आ रहा हो तो मैं आपकी कुछ मदद करूं। ये मिस लिली वही है जिन्होंने कुछ रोज पहले आपके भतीजे की बर्थडे पार्टी में। ओ मिस लिली? जी हाँ। जब से उनकी खूबसूरती, कमर की लोच और अंग अंग के थिरकने का जिक्र सुना, बेहोश हो गया हूँ। जिक्र सुनकर यह हाल है तो देखकर तो मर मिटोगे। शहीद हो जाएंगे और हो जाने दीजिए। अरे भाई, वो मुंबई से आई थी, वहीं कहीं कैबरे कर रही होगी। मगर मुझे आपके नौकर से इत्तला मिली है कि वो किसी हिल स्टेशन पर थिरक रही है। हो सकता है मेरे नौकर की जानकारी मुझसे ज्यादा हो। अनजान मत बनो, बता दो वरना हम भी धुन के पक्के हैं। सारे पहाड़ छान डालेंगे, खोद डालेंगे। छान डालो, खोद डालो, लेकिन बुरा ना मानना, निकलेगा चूहा। मोहन बाबू, क्या हुआ? शट अप! नौकर से इत्तला पाते ही मैंने तुमसे कहा था कि हमें रेनू की तलाश में चल जाइए, लेकिन तुम्हारी बातों में आकर मैंने धर्मदास को भी होशियार कर दिया। अब चलो मेरे साथ। सुनिए। क्या है? जरा रुख मिलाकर बात कीजिए।
तुमसे मतलब? जानते हैं मतलब का मतलब क्या होता है? पाप। इंसान को मिला सबसे बड़ा शाप। नहीं समझे आप? मतलब से मतलब रखने वाला मतलब ही कहलाता है सुनील बाबू। मतलब के अंधेरे में बंद रहने वाले आदमी से लोग नफरत करते हैं। अगर आप जिंदगी में सच्ची खुशी पाना चाहते हैं तो दिमाग से ये मतलब निकाल दीजिए, वरना यही मतलब आपको एक दिन ले डूबेगा। मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। माँ से मिलने सैनिटोरियम? तो फिर ये चोरी छुपे जाने की क्या जरूरत थी? माँ तो जैसे आपकी वैसे मेरी। माँ तो माँ होती है। क्या मैं आपकी माँ से नहीं मिल सकती? अच्छा बाबा चलो। ऐसे नहीं, पहले ये बेरुखी पूछिए, जरा मुस्कुराइए, तब हम आपके साथ चलेंगे। माँ, तू कब आया बेटे? कल रात। माँ तू कैसी है? अभी अभी तुझे यहाँ देखकर अच्छी हो गई है। अरे माँ, ये रेनू है, मेरे साथ आई। जीती रहो। बैठो बेटा। बारिश पड़ने से ठंड बढ़ गई है ना? अरे माँ देख, मैं तो लेके लाया हूँ, इसे ओढ़ ले, ठंड नहीं लगेगी। अगर मैं कहती गर्मी है तो तू क्या पंखा झलने लगता? अरे धूप निकल आई। मेरा बेटा जब भी मुस्कुराता है तो धूप निकल आती है। अगर ये बात है माँ, तो मैं तेरे लिए सदा सदा मुस्कुराता रहूंगा। नहीं बेटा, किसी एक से इतना प्यार नहीं करना चाहिए। क्यों माँ? बाद में तकलीफ होती है, इसलिए प्यार को बांट देना चाहिए। माँ जी, आपने भी प्यार बांटा है? बार बार। किस किस को? जिसे भी अपना सकी। जब बच्ची थी तो माँ बाप, भाई बहनों को बांटा। बड़ी हुई तो सहेलियों को बांटा। जब ब्याह हुआ, जो बचा तेरे पिता को दे दिया। ये प्यार गुड्डी और तुझ तक पहुंचते पहुंचते सैकड़ों बार बटा और फिर सिमट कर एक हो गया। तुम थक गई होगी माँ, लेट जाओ। बेटा, मैं तेरे होते कभी नहीं थक सकती। मैं भी तुम्हें थकने नहीं दूंगा माँ। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। अच्छा बेटा। अरे रेनू, तुम एकाएक बिन बताए चली क्यों आई? मेरी समझ में नहीं आता कि माँ जैसा अनमोल धन पाने के बाद भी आप उस रोज पैसे की अहमियत पर इतना जोर क्यों दे रहे थे? ये दुनिया बड़ी अजीब है। यहाँ जिसे जो सुख मिला हुआ हो उसकी वो कदर नहीं कर पाता। आपको मालूम नहीं आप कितने भाग्यशाली हैं। आपको कितनी प्यारी, समझदार, ममतामयी माँ मिली है। आज तक मैं जिस हाल में रही, खुश रही, लेकिन आज मैं अपने आप को कंगाल महसूस कर रही हूँ। मुझे जिंदगी में कभी माँ का प्यार नहीं मिला। यस सर। आपके होटल में कोई मिस रेनू नाम की लड़की ठहरी हुई है? नो सर। और मिस्टर सुनील शर्मा? नो सर। शायद रेनू किसी और नाम से यहाँ ठहरी हुई हो।
आप इस लड़की को पहचान के बता सकते हैं कि क्या वो यहाँ कभी ठहरी थी? आई एम सॉरी सर, इस शक्ल की लड़की हमारे होटल में न ठहरी है न कभी ठहरी थी। रेणु नाम की कोई लड़की ठहरी है? जी नहीं। जरा ये फोटो देखकर बताइए। तो शक्ल की कोई लड़की इस होटल में ठहरी है? इस शक्ल की लड़की आपके होटल में ठहरी है? इस शक्ल की लड़की आपके होटल में ठहरी हुई है? ऐसी कोई लड़की हमारे होटल में? रेनू, क्या है? कहाँ जा रही हो? किसी खास जगह नहीं। मैं भी साथ चलूं? क्यों? मैं अकेली जाऊंगी। ना 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 ना, अकेले मत जाना, जमाना बहुत खराब है। अकेले आदमी की हालत आसमान में फटकते हुए अकेले बादल की तरह होती है, मीलों तक फैले हुए रेगिस्तान की तरह होती है। इसलिए रेनू, अकेले आदमी पे कोई तरस नहीं खाता। अगर ये सब जानकर भी तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन इतना सोच लो कि सुनसान पगडंडी पर तुम डर डर के कदम बढ़ाओगी, एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखोगी, क्योंकि अकेलेपन की डरावनी परछाइयां तुम्हारे पीछे पीछे आ रही होंगी। तो आप क्योंकि अकेलेपन की डरावनी परछाइयां तुम्हारे पीछे पीछे आ रही होंगी। तो आप मेरे साथ चल सकते हैं। ऐसे नहीं, पहले अपनी उदासी दूर कीजिए, जरा मुस्कुराइए, हमें सहारा दीजिए। चलते रहना है, रुकना है, हरना नहीं। चलते रहना है, रुकना है, हरना नहीं। प्यार करना है, दुनिया से डरना नहीं। नैन मिलते रहे, होठ हिलते रहे, हुस्न पैदा करे आशिकी के लिए हुस्न
मुझे मालूम नहीं था कि इतना कमीना साबित होगा। मैंने तुझे यहां मां को मिलने के लिए भेजा था, प्रेम लीला रचाने के लिए नहीं। जिसके जिंदगी के दिन गिने चुने होते हैं उसे प्यार करने का कोई हक नहीं होता। आप ठीक कह रहे हैं धर्मदास जी। एक जिंदा लाश को प्यार करने का कोई हक नहीं। अपने साथ एक भोली भाली लड़की को दुख की भट्टी में झोंकने का मुझे कोई अधिकार नहीं। लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया धर्मदास जी। प्यार बिन बुलाए मेरे दिल में आ बसा और मैं बेबस हो गया। बहाने मत बना। ये जुमलेबाजी तुझे बेकसूर साबित नहीं कर सकती। ये प्यार व्यार मौत के इरादे को कमजोर बना देता है। अगर तूने अपने वायदे के मुताबिक मरने में जरा भी हील हुज्जत की तो मैं तुझे मरवा डालूंगा। तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध लो, हम कल ही यहां से रवाना हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें और रेनू को अकेला नहीं छोड़ सकता। रेनू का ख्याल दिल से निकाल दो। वो एक खास आदमी की अमानत है। धर्मदास जी, जाने से पहले मैं अपनी मां से आखिरी बार मिल सकता हूं? मिल लो। अरे तू अकेला आया है? रेनू कहाँ है? वो सामान बांध रही है मां। क्यों? हमें दिल्ली ले जाने के लिए सेठ जी आ गए हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। मुस्कुरा दे, नहीं तो धूप चली जाएगी बेटा। शमशेर जी। सब लोग नाश्ता कर चुके हैं क्या? बड़े साहब तो अभी अभी नाश्ता करके अपने कमरे में गए। और सुनील बाबू? वो तो आज सुबह सवेरे चाय का एक प्याला पीने के बाद कहीं चले गए। हम जब से कश्मीर से वापस आए हैं आपके रंग ढंग ही बदल गए हैं। आप सुबह घर से जाते हैं और रात को जब सब सो जाते हैं आप वापस घर लौटते हैं। मैंने सोचा आपसे इस रवैये की वजह पूछी जाए। काफी हो चुकी है, जाकर सो जाओ।
मैंने तुझसे पहले कहा था कि रेनू का ख्याल छोड़ दे, लेकिन तू बाद ना आया। तूने मेरे बनाए हुए शेड्यूल को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। अब मुझे तुझ पर भरोसा नहीं। तेरे मरने की तारीख अभी दूर थी, लेकिन तूने मेरी हुक्म अदूली की, इसलिए तुझे आज इसी वक्त मरना होगा। एक रोज मैंने इसी जगह तुझे आत्महत्या करने से रोका था। उस वक्त मैंने सोचा भी नहीं था कि तुझे एक बदसूरत मौत दूंगा। मैंने तेरे लिए बड़ी खूबसूरत मौत का इंतजाम कर रखा था। पलक झपकते ही दिल की धड़कन बंद हो जाती, लेकिन तूने मेरी एक न सुनी, इसलिए आज तुझे यहीं से गिरकर मरना होगा। फेंक दो इसे। धर्मदास जी, धर्मदास जी, धर्मदास जी, धर्मदास जी, धर्मदास जी! सुनील, क्या हुआ? सुनील, तुम क्यों चिल्ला रहे थे? तुम धर्मदास जी को क्यों पुकारे थे सुनील? सुनील, तुम मुझसे क्यों छुपा रहे हो? बताते क्यों नहीं? ऐसी कोई बात नहीं, मैं एक सपना देख के डर गया था। वो कौन सा सपना था? बताओ ना, मैं उस सपने को जानना चाहती हूँ। एक सपना डरावना सा, भयानक सा था। मुझे कुछ याद नहीं। कौन था वो? सुनिए, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते आए हो। मेरे माँ बाप लाखों की जायदाद छोड़ गए हैं, जिसे मेरा चचेरा भाई हड़पना चाहता है। उसने मुझे कई बार जान से मार डालने की कोशिश भी की, इसलिए मैं घर से भाग आई। वो उसी का आदमी था। तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? एक रोज धर्मदास को बताया था। कहने लगा, तुम अगर मुझे आधी जायदाद देने का वादा करो तो मैं तुम्हारे जीवन की रक्षा कर सकता हूं। और ये सौदा मैंने मंजूर कर लिया। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इतने जलील आदमी। तुम आदमी नहीं, आदमी की खाल में भेड़िया। तुम्हें तो भेड़िया कहना भी बेवकूफी है। तुम आदमखोर आदम हो। तुम्हें कहीं दौरा तो नहीं पड़ गया? हाँ, मुझे दौरा पड़ गया है। शायद इसी दौरे के बोझ से दबकर तुम्हें यह एहसास हो जाए कि तुम परले दर्जे के नीच, स्वार्थी और कमीने हो। वो कैसे? मेरी जिंदगी अपने पास गिरवी रखना तो मुनासिब था, लेकिन रेनू को तो तुमने साफ ब्लैकमेल किया है। बुरा न मानना, मैं एक व्यापारी हूं और व्यापार में सब चलता है। रेनू की जान बचाने पर मेरा 2-4 लाख रुपया उड़ भी सकता है, लेकिन बिना कुछ पाने की उम्मीद किए मैं किस धंधे में अपनी पूंजी कैसे फंसा सकता हूं? अब तुम इस धंधे से अपनी पूंजी निकाल सकते हो। रेनू के साथ अपना सौदा टूटा हुआ समझो। कैसे? अब मैं दिन रात परछाई की तरह उसके साथ रहूंगा, उसके जीवन की रक्षा करूंगा। तुम्हें बस मुझे क्या? मेरी मौत की तारीख को आगे बढ़ाना होगा। आखिर वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। खैर, अपने लिए कोई नई बात नहीं। तुमसे पहले औरों ने भी मेरे साथ ऐसा ही किया है। जैसे जैसे उनकी मौत का दिन करीब आता था, अपनी जिंदगी से उनका प्यार बढ़ता जाता। मैं मौत से नहीं डरता, मैं तो बस रेनू की शादी हो जाने तक जिंदा रहना चाहता हूँ। उसका जीवन सुरक्षित हो जाने के बाद मैं खुशी खुशी अपना वादा निभाऊंगा। एक लड़की की जान बचाने का बहाना बनाकर अपनी मौत को टालना चाहते हो? नहीं, मेरे जीते जी तुम्हारी मौत की तारीख अटल है। बुरा न मानना, टल सकती है मेरी मौत के बाद।
बचाने का बहाना बनाकर अपनी मौत को टालना चाहते हो? मेरे जीते जी तुम्हारी मौत की तारीख अटल है। टल सकती है मेरी मौत के बाद। मेरे एहसानों का ये बदला चुका है तूने। मैंने तेरी जिंदगी का सौदा किया, तेरा 2 लाख का बीमा करवाया, लेकिन बदले में 1 लाख का एक एक पैसा तुझ पर खर्च किया। और अब जबकि मरकर तुम्हें सौदे की साख निभानी है तो तुमने मेरी जान लेने की ठान ली। Get out! नीच, तुमने मेरी जिंदगी के साथ सौदा किया वो तो ठीक था, लेकिन सिर्फ 2 लाख के लिए तुम एक नौजवान की जिंदगी से खेल रहे हो। अरे मौत के सौदागर, तुम तो मेरे कदम से भी गए गुजरे हैवान हो। बदसूरत कमीने। तुम अपने होश और आवाज गंवा बैठी हो। अगर साल भर पहले तुम्हारे इस नौजवान ने मेरे साथ सौदा न किया होता तो उसका आत्महत्या करना बेकार चला जाता। पहले उसने जिंदगी में सिर्फ उतार ही उतार देखा था, लेकिन मेरी इस दी हुई जिंदगी में उसने हर वो चढ़ाव देखा है जिसका वो सपना में नहीं देख सकता था। मैंने उसकी बहन की शादी करवाई, मैंने उसकी मां का इलाज करवाया, मैंने उसका कर्जा चुकाया। ये सब मैंने किया, ये सब मैंने दिया। मैं उसका भगवान हूं। आई एम हिज गॉड। अगर तुम सुनील के भगवान हो तो मैं तुमसे एक विनती करती हूँ, शादी के बाद जो भी मेरे हिस्से की दौलत मिलेगी वो सारी की सारी तुम ले लेना, लेकिन सुनील को आजाद कर दो। तुम्हारी शादी का भी क्या भरोसा। हाँ, अगर उसकी मौत की तारीख से पहले मेरा 2 लाख रुपया लौटा दो तो मैं तुम्हारी विनती मान सकता हूं, वरना उसकी मौत की तारीख अटल है। बुरा न मानना। सुनील, इस डरावने वातावरण में मैं तुम्हें एक पल भी नहीं रहने दूंगी। चलो यहाँ से भाग चले। धर्मदास हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भागना तो बहुत आसान है रेनू, लेकिन मैं ये सौदा मंजूर कर चुका हूं।
जिंदगी बदले में देकर कोई सौदा नहीं होता सुनील। सौदे की एक एक शर्त धर्मदास पूरी कर चुका है। अब जब मेरी बारी आई है तो मैं इस वादे को तोड़ दूं। वादे, वचन, कौल, इकरार सब जीवन के लिए है, जीते रहने के लिए है। सुनील, जीवन तो इन सबसे बहुत ऊपर है। कायर मत बनो, चलो यहाँ से भाग चले। कायर तो ऐसा मैं रेनू हूँ मोहन भैया। मुझे मरा हुआ समझ लिया गया था। बसाओ, चलो बॉल को भेज दो। अच्छा। अब तुम किस लिए आई हो? मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आई। मुझे 2 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। किस लिए? मुझे किसी की जान बचानी है। किसकी? उसका नाम सुनील है। ये वही सुनील है जिसकी बर्थडे पार्टी में तुम एक बार... हाँ, एक शैतान ने उसकी जिंदगी खरीदी हुई है। मैं उस सौदेबाज को 2 लाख रुपया देकर सुनील की जान बचाना चाहती हूँ। भैया, मैं तुमसे विनती करती हूँ, दया की भीख मांगती हूँ। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, इसके बाद मैं फिर तुम्हारी जिंदगी में खलल डालने कभी नहीं आऊंगी। बस 2 लाख रुपए दे दो, एक इंसान को जिंदगी मिल जाएगी। मेरी नन्ही बहन, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन मेरी जिंदगी में तो पहले ही बहुत परेशानियां हैं। तुम्हें 2 लाख रुपए देकर मैं और उलझना नहीं चाहता। रिकॉर्ड्स में मैं भले ही पुलिस रिकॉर्ड्स में मर चुकी हूँ, लेकिन धर्मदास और सुनील के पास मेरे जिंदा रहने के बहुत से सबूत हैं, और मैं यहाँ उन्हें बताकर आई हूँ। अब मुझे हाथ लगाकर देखो, जेल की हवा खाओगे और ये सारी दौलत धरी की धरी रह जाएगी। कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ साथ उनका भी बंदोबस्त हो जाएगा। तुमसे कुछ कहकर नहीं गई? जी नहीं। तो फिर गई कहां? ये सब तुम्हारा किया धरा है। जी मेरा?
अगर मेरी बात मानी होती तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन मैंने तो वही किया जो आपने कहा था। क्या ये मैंने कहा था कि तुम रेनू के साथ इस किस्म का रवैया अपना लो कि हमारे इकरारनामे को जानने के लिए बेचैन हो उठे? क्या ये मैंने कहा था कि तुम पहली मुलाकात में हमारे सौदे के बारे में सब कुछ उसके सामने उगल डालो? कल तक जो धर्मदास रेनू के लिए देवता के समान था, आज एक राक्षस बन गया है। आप मेरा यकीन मानिए, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। उसने अपने आप अंदाजा लगा लिया। बकवास बंद करो। तुम्हारी वजह से बुरा न मानना, मेरा लाखों रुपए का नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि रेनू के साथ अपना बुढ़ापा गुजारने के सपने भी टूट गए। मैं रिपोर्ट लिखवाने पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। मेरे पीछे घर से बाहर कदम रखने की कोशिश मत करना। चलो मेरे साथ। सुनील बाबू आप ही हैं? हाँ। आपको मेम साहब ने बुलाया। कौन मेम साहब? रेनू मेम साहब। रेनू? कहाँ है रेनू? ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए, मेरे साथ साथ आइए, वो एक अजीब चक्कर में फंस गई हैं। चलो। सुनील साहब को यहां भेजो। सेठ जी। थैंक यू। सेठ जी, सुनील अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं तो बालकनी में देखो। तुम लोग जाके देखो दोनों। सेठ जी बालकनी में भी नहीं है। अरे बालकनी में नहीं, छत पर जाके देखो, सारा घर तलाश करो। कहीं इन दोनों ने भागने का प्लान तो नहीं बना लिया? सेठ धर्मदास जी हैं? मैं ही सेठ धर्मदास हूँ। क्या बात? आपको मेम साहब ने बुलाया है। कौन मेम साहब? रेनू मेम साहब ने। रेनू मेम साहब? कहाँ रेनू मेम साहब? जल्दी चलिए, वक्त बहुत कम है। ठीक है चलो। रेनू कहाँ है? किस चक्कर में फंस गई? तो इसी शहर में है या? तो मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? आप गाड़ी चलाते चलिए, मैं रास्ता बताता चलूंगा। अगर तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे तो मैं गाड़ी यहीं रोक दूंगा। चुपचाप गाड़ी चलाते चलो। पिस्तौल डैशबोर्ड पर रख दो, जल्दी। सुनील, मैं मोहन हूं भाई। पुलिस रिकॉर्ड में रेनू मर चुकी है, लेकिन उससे मुझे मालूम हुआ है कि तुम उसके जिंदा रहने के जीते जागते सबूत हो। मैं रेनू के जिंदा रहने के किसी भी सबूत को नहीं छोड़ सकता। तुम भाग नहीं सकते, कुछ ही देर में सवेरा होने वाला है और फिर
ये अंधेरा भी तुम्हें शरण नहीं दे सकेगा। मेरा और अपना वक्त जाया मत करो, जल्दी से रोशनी में आओ और दोनों प्रेमी रोमियो जूलियट की तरह अमर हो जाओ। सुनील, रेनू की फिक्र मत करो, इसकी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। अब तुम्हें अपना हिसाब चुकाना होगा। रेनू का जीवन सुरक्षित हो गया है और मेरी भी चिंता दूर हो गई है। अब बताइए, मुझे किस तरकीब से मरना होगा? एक तरकीब तो है, तुम गाड़ी लेकर किसी दरिया या झील में उतर जाओ। एक्सीडेंट का एक्सीडेंट लगेगा और 5-10 मिनट में तुम्हारा दम भी निकल जाएगा। मुझे मंजूर है। तुम्हें मंजूर है, लेकिन इसमें एक ऐब है। दिसंबर का महीना है, बला की सर्दी है, पानी बहुत ठंडा होगा। बुरा न मानना, तुम्हें मरने में तकलीफ होगी और हो सकता है तुम तैर कर बचने के लिए कोशिश भी करो। जी, ये मैं नहीं चाहता। एक दूसरी तरकीब, लक्ष्मणपुर से चंदन घाटी जाते हुए 5 मील पे एक पत्थर है, वहां तुम बाएं हाथ नहीं घूमोगे, बल्कि सामने एक निशान लगी कच्ची दीवार से टकरा जाओगे। उसके बाद तुम्हारी गाड़ी तकरीबन 1 मील गहरी खड्ड में गिर जाएगी। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। इंश्योरेंस कंपनी को एक्सीडेंट लगेगा और मुझे 2 लाख रुपए मिल जाएगा। मुझे यह भी मंजूर है। एक बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे 1-2 फरलांग की दूरी पर रहूंगा। अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की
तो बुरा ना मानना, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। घर भी बसा कराती, तो पीछे की कोई चिंता न रहती। मेरा बेटा जब भी मुस्कुराता है तो धूप निकल आती है। जिसके जिंदगी के दिन गिने चुने होते हैं, उसे प्यार करने का कोई हक नहीं होता। सुनिए, चलो यहाँ से भाग चले। धर्मदास हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वादे, वचन, कौल, इकरार सब जीवन के लिए है, जीते रहने के लिए। ये प्यार व्यार मौत के इरादे को कमजोर बना देता है। मुस्कुराते, नहीं तो धूप चली जाएगी बेटा। मेरे जीते जी तुम्हारी मौत की तारीफ जिंदगी बदले में देकर कोई सौदा नहीं होता। सुनी, एक लड़की की जान बचाने का बहाना बनाकर अपनी मौत को टालना चाहते हैं। जीवन तो इन सबसे बहुत ऊपर है। काहे मत बनो, चलो यहाँ से भाग चले। तूने मरने में जरा भी हील हो सकती, मैं तुझे मरवा डालूंगा। सुनी, चलो यहाँ से भाग चले। धर्मदास हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वादे, वचन, कौल, इकरार सब जीवन के लिए है, जीते रहने के लिए। जीवन तो इन सबसे बहुत ऊपर है। काहे मत बनो, मेरे जीते जी तुम्हारी मौत की तारीफ। वादे, वचन, कौल, इकरार सब जीवन के लिए है, जीते रहने के लिए।
मरना नहीं चाहते? तो जाओ, तुम आजाद हो। मैं समझा नहीं। कुछ बरस पहले मेरे इकलौते बेटे ने उसी जगह आत्महत्या की थी। जीवन बेटे! जीवन बेटा! जीवन बेटे! मेरे बच्चे कहां गया तू? इंस्पेक्टर, ये कैसे हुआ? क्या हुआ? ईश्वर को यही मंजूर था। यहां से कूदकर जीवन ने जान दे दी। उसके कोर्ट से ये लेटर निकला है। पिताजी, शीला के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता था और शीला का मेरा जीवन साथी बनना आपके उसूलों के खिलाफ था। इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। अपनी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूं, आपका बेटा जीवन। मुझे अकेला छोड़कर मत जा बेटे, मैं भी तेरे साथ आता हूँ। छोड़ दो मुझे। क्या कर रहे हैं धर्मदास जी? मुझे अपने बेटे के पास जाने दो। धर्मदास जी, होश में आइए धर्मदास जी। जीवन बेटे, अगर मुझे मालूम होता तो मुझसे इस तरह रूठ कर चला जाएगा। तुम अपने सारे असूल तोड़ देता। जीवन बेटे! उसी रोज से मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं। मैंने सोचा कि किसी आत्महत्या करते नौजवान की जान बचा लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाए। तुम पूछोगे यही सब करना था तो इतना बड़ा नाटक क्यों रचा? सुनील, मरते हुए आदमी को जीवन का मर्म नहीं समझाया जा सकता। उसकी सारी समस्याएं हल कर देने पर भी उसके अंदर जीने की आग को नहीं जलाया जा सकता। तुमने वही आग जलाने के लिए मुझे क्रूर और स्वार्थी आदमी का रूप धारण करना पड़ा। और जब तक तुमने मौत के आगे सर नहीं उठाया, मैं उसी रूप में रहा। बस मुझे इसी पल का इंतजार था। सुनील, जीवन बहुत खूबसूरत है। अगर ये समझाने में उससे कोई भूल चूक हुई हो तो बुरा ना मानना बेटे। चांद सूरज ना हो, घर से देखो, वो देखो। दोस्ती के